Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about malaria, about amoebic dysentery and about ascariasis and about elephantiasis. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. जैसे हम लोगों ने बात कर ली है कि हमारे पास बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप ऑफ इन्फेक्शन करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। कल हम बात कर चुके हैं अबाउट द बैक्टीरियल पैरासाइट्स, वायरल पैरासाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोटोजोअन पैरासाइट के बारे में। पहले सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया के बारे में। देखो, मलेरिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, हमें लगता है कि एक ऐसा डिसीज़ है जो कि हमें लगता है कि हमें मच्छर करता है या फिर मच्छर के काटने से होता है। एग्जैक्टली मच्छर आ करके हमारी बॉडी में खुद से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर आपको कोई मच्छर काट रहा है, चाहे वो एनोफिलिस हो, चाहे वो एडीज़ का मॉस्किटो हो या कोई भी इस तरीके का मॉस्किटो हो, लेकिन वो एक वेक्टर की तरह से काम कर रहा है। एग्जैक्टली जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है वो एक प्रोटोजोआ होता है या फिर वो एक पैरासाइट है जो कि हमारी बॉडी में आकर के कुछ प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, या फिर एक पैथोजन है जो हमारी बॉडी में आके प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज सच। ठीक, वो एक ऐसा कैरियर की तरह काम करता है, एज अ कैरियर की तरह काम करता है कि वो अपने, आप समझ लो जैसे कि वो एक कार की तरह काम कर रहा है जिसके अंदर कोई बैठा हुआ है और वो अंदर बैठने वाला इंसान एग्जैक्टली प्रॉब्लम कॉज करता है हमारे अंदर। ठीक, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी इंसान को एग्जैक्टली किसी मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, और ये जो मॉस्किटो था इसके अंदर से पहले से ही मतलब इस मॉस्किटो को के अंदर, यानी कि जो इंसान था ये एक हेल्दी इंसान था लेट्स से। अब इस इंसान को एक ऐसे मॉस्किटो ने काटा जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था। ठीक, प्लाज्मोडियम इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक, मतलब एग्जैक्टली आप देखोगे ना तो एक किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर फर्दर प्रोटोजोआस की कैटेगरी होती है और उस प्रोटोजोआ की कैटेगरी के अंदर प्लाज्मोडियम आता है। ठीक, अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा, बेसिकली ये इसकी जो हमारा मच्छर था उसकी जो सैलिवरी ग्लैंड था वहाँ पर स्पोरोजोइड फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं ना लाइफ की। ठीक, जैसे कि हम जुवेनाइल पीरियड में होते हैं, फिर हम लोग यू कैन से कि हम लोग प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, फिर देन अडल्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन फिर ओल्ड एज की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से अलग अलग फेजेस होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से जो ये प्लाज्मोडियम है इसकी एक स्टेज होती है जो कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती है और ये स्टेज होती है स्पोरोजॉइड स्टेज। और ये जो स्पोरोजॉइड स्टेज होती है ये मच्छर की जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें स्टोर होती है। ठीक, तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड में से क्या करता है, जब मच्छर हमें काटता है तो ब्लड तो सक कर लेता है, लेकिन साथ साथ में सैलिवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस जो होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कर देता है। ठीक है, इसी वजह से पहली बात तो जो सैलिवरी ग्लैंड की सिक्रीशंस यानी कि जो उसका सलाइवा है, ये जो सिक्रीशंस वो हमारी बॉडी में रिलीज़ कर रहा होता है, उस वजह से हमारी बॉडी में, बिकॉज वो फॉरेन इंटेंशन है, इस वजह से हमारी बॉडी में वहाँ पे थोड़ा सा बम्प काइंड ऑफ एरिया बन जाता है जहाँ पे मच्छर ने एग्जैक्टली कट किया होता है, हमें कट क्या किया होता है, बेसिकली पियर्स किया होता है। ठीक, ब्लड सक किया उसने और वहाँ पे अपना जो सैलिवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस थी, सलाइवा था या जो भी चीज़ थी, वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देता है। ठीक, अब उस सलाइवा के साथ में ये स्पोरोजॉइड्स की जो स्टेज थी वो हमारी बॉडी में एंटर कर गई है। ठीक, अब ब्लड के थ्रू सबसे पहले ये कहाँ पे एंटर करेगी, सबसे पहले ये एंटर करेगी हमारे लिवर के अंदर। सबसे पहले कहाँ पे एंटर करने वाली है, सबसे पहले ये एंटर करने वाली है हमारे लिवर के अंदर। यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा जो ये था मॉस्किटो ने हमें काटा बेसिकली। उसके बाद में ये जो मॉस्किटो है इसके जो अंदर स्पोरोजॉइड्स थे वो हमारी बॉडी ब्लड के अंदर रिलीज़ हो गए। ब्लड के अंदर रिलीज़ होने के बाद में ये सीधा ट्रैवल करते हुए गए हैं हमारा जो लिवर है बेसिकली उधर तक ब्लड के थ्रू हमारे लिवर तक ये लोग ट्रैवल करके गए हैं। कौन गए हैं, स्पोरोजॉइड्स गए हैं। एंड वहाँ पे जाकर के जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स नाम के जो सेल होते हैं, उनको बेसिकली इन्होंने रप्चर करके अपना एसेक्सुअल, मतलब इसके अंदर पहले क्या किया, देखो मैं बताती हूँ। ये पहले मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुए, हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट हुए। उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए गए हैं हमारे लिवर के अंदर जो एक सेल होता है बेसिकली उसको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। ये लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स नाम के, इनके अंदर इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया है। इसके अंदर क्या किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया है। किसके अंदर किया है, लिवर के सेल्स के अंदर। और ये जो लिवर के सेल्स हैं यानी कि जो हेपेटोसाइट्स हैं उनको बेसिकली तोड़ा, बेसिकली फाड़ा, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो। उनकी मतलब अपना नंबर इंक्रीज़ किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, उनको तोड़ा या फिर फाड़ा और बाहर निकल गए हैं।
और ऐसे करते करते ये बहुत सारा हमारी बॉडी में अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बोला है, अपना अमाउंट बोलो, इस तरीके से हमारे बॉडी में अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद जब हमारी बॉडी में से ये जो हेपाटोसाइट्स को ये तोड़ तोड़ कर निकल गए बहुत सारे अमाउंट में बढ़ा करके एक सेक्सुअल बेसिकली बोलना चाहिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली परफॉर्म करते हैं हमारे लिवर के अंदर क्या, इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसी के अंदर ये कंप्लीटली, चाहे आप अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि हमारा लिवर के अंदर या फिर हमारे आरबीसी के अंदर किस तरीके का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है प्लाज्मोडियम, तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, अब उसके बाद में क्या होता है, जब ये हमारे हेपेटोसाइट्स को तोड़ करके बस करके निकल गए हैं बाहर, उसके बाद ये हमारे आरबीसीज़ के अंदर, हमारी जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर एंटर करते हैं। वापस अगेन ये वहाँ पर जा करके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वापस ये जो लिवर से निकले हुए जो हमारे प्लाज्मोडियम स्टेज है, ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बढ़ी थी, अपना नंबर जिसने बढ़ाया था, वो हमारे आरबीसी के अंदर जाते हैं और आरबीसी के अंदर भी अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, वही वापस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। और इस बार क्या होता है, ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जब ये आरबीसी टूटता है, बिकॉज आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हमें पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर हमारे पास बेसिकली हम लोग को पता है कि जो हमारा आरबीसी होता है, हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, तो जैसे ही ये आरबीसी, जैसे मैंने बताया था आपको, हेपेटोसाइट्स होते हैं बेसिकली, जैसे वो उनको बर्स्ट करता है, जब वो निकलने की कोशिश करता है उन पर्टिकुलर सेल से, जो हमारे हेपेटोसाइट्स हैं उनसे निकलने की कोशिश करता है, कौन निकलने की कोशिश करता है, प्लाज्मोडियम, तो उसको बेसिकली बर्स्ट करता है। ठीक है, लेकिन उसमें वहाँ पे ऐसा कुछ पिगमेंट काइंड ऑफ चीज़ नहीं थी। लेकिन जब हम बात करते हैं आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, उसके पास ऐसे बहुत सारा ऑर्गेनीज भी नहीं होती, उसके पास मेन होता है हेमोग्लोबिन। और जब ये आरबीसी बर्स्ट होती है तो ये हेमोग्लोबिन का कन्वर्जन हो जाता है एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल के अंदर, जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। इसको क्या बोलते हैं, हेमोजोइन बोलते हैं। अब ये जो हेमोजोइन होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसी टॉक्सिन की वजह से ये जो हेमोजोइन रिलीज़ हो रहा है, हीमोग्लोबिन की रिलीज़ की वजह से, ये हेमोजोइन की वजह से हमारी बॉडी में फीवर आता है, हमारी बॉडी में चिल्स आती हैं। और ये जो हेमोजोइन है इसकी वजह से जो ये फीवर और चिल्स आते हैं हर 3 से 4 दिन के बाद आते हैं। ठीक, अब एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जैसे यहाँ पे भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो हमारा हेपेटोसाइट्स हो, बेसिकली जो लिवर के सेल्स होते हैं उन्हें हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, तो हेपेटोसाइट्स हो चाहे वो हमारे आरबीसी हो, दोनों के अंदर ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद में जब ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब उसी बीच में कहीं ना कहीं इनके अंदर जो ये फीमेल और जो मेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर नहीं होता। अगर आपको बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हम बोलेंगे ह्यूमन्स के अंदर, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता हमारे अंदर कहीं पर भी, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो हमारा हेपेटोसाइट्स हो। जब भी फॉर्मेशन होगा या फिर जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमीट्स भी बन जाएंगे हमारे आरबीसी के अंदर, लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। अब लेट्स से ये हमारे अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद में हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान ये जो गैमेटोसाइट स्टेज थी, चाहे वो फीमेल की हो चाहे वो मेल की हो, ये गैमेटोसाइट स्टेजेस या सेक्सुअल स्टेजेस जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर, वो आरबीसी के अंदर ही बन जाती है। ठीक, अब इन आरबीसीज़ के अंदर ही जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके दौरान ही या फिर डेवलपमेंट के दौरान ही ये जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो बन जाती हैं। उसके बाद लेट्स से कि अब एक इंसान, तो जैसे हमने बताया था कि स्टार्टिंग में अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया तो ऑब्वियसली बात है वो इन्फेक्ट हो चुका है, उसको मलेरिया हो चुका है। ठीक, अब ऐसे इंसान को जिसको फीवर आ रहे हैं, जिसको चिल्स आ रहे हैं, जिसको एग्जैक्टली मलेरिया हो चुका है, अगर ऐसे इंसान को आकर के एक ऐसा नॉर्मल मॉस्किटो, नॉर्मल एनोफिलस मॉस्किटो, बेसिकली नॉर्मल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो स्पेसिफिकली, वो आकर के जब इसको बाइट करेगी, इस मलेरिया वाले इंसान को, जिसको मलेरिया, जो कि मलेरिया से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा कि जो गैमेटोसाइट स्टेज थी, जो चाहे फीमेल की हो चाहे वो मेल की हो, वो बेसिकली इस मॉस्किटो की गट के अंदर चले जाएगा और वापस से इसकी गट में, या बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है वो उसकी गट में परफॉर्म होता है, और जो डेवलपमेंट यानी कि गट के अंदर ही जो इसका रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली गैमेटोसाइट्स का, फीमेल एंड मेल का जो फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है, वो बेसिकली इसी की गट में यानी कि मॉस्किटो की गट में परफॉर्म होता है। उसके बाद में ये जैसे इसका डेवलपमेंट होता जाता है,
उसके बाद में ये स्पोरोजोइट्स बनाता है। डेवलपमेंट के बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट होता है एंड वहाँ बनता है हमारा स्पोरोजोइट स्टेज। और ये स्पोरोजोइट स्टेज यहाँ पर इसकी जो मॉस्किटो है इसकी गट में आकर के, बेसिकली गट नहीं बोलना चाहिए, स्पेसिफिकली गट के अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड वाला पार्ट होता है उसके अंदर आकर के स्टोर हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का होता है मॉस्किटो की गट के अंदर, ठीक। सेक्सुअल स्टेजेस बनती कहाँ है, जो हमारी यानी कि ह्यूमन आरबीसीज होती हैं उसके अंदर, लेकिन फर्टिलाइजेशन का हो रहा है जो मॉस्किटो की गट है वहाँ पे। और उसके बाद जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं यानी कि स्पोरोजोइट की जो स्टेज है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रही है। और वो स्टोर कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है स्टोर हमारी, मतलब हमारी तो नहीं, लेकिन जो हमारा मॉस्किटो है, हमारा जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसकी सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। और अगेन जब ये हमें काटने आता है वापस से तो ये सब चीज़ें सेम रिपीट होने लगती हैं कि वो जब काटेगा तो वापस ये स्पोरोजोइट्स इंसान की बॉडी में रिलीज हो जाएंगे। एंड ये सब पूरी जो साइकिल है ये इस तरीके से चलती रहती है। ओके, और यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर बहुत सुंदर तरीके से कि ये वाली जो साइकिल है यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मॉस्किटो के अंदर हो रहा है और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ह्यूमन के अंदर हो रहा है। लेकिन अब देखने को आपको लग रहा होगा कि ये जो ह्यूमन वाला फेज़ है ना ये ज़्यादा है, तो यानी कि ह्यूमन जो है वो प्राइमरी होस्ट होगा। देखो मैं बताती हूँ, जो हमारा पैरासाइट होता है, चाहे वो बैक्टीरियल पैरासाइट हो, चाहे वो मलेरियल पैरासाइट हो, चाहे वो कोई सा भी मतलब पैरासाइट हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनके कुछ होस्ट होते हैं यानी कि जिनके अंदर वो रहते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं जिनसे, ठीक है। वैसे ही हमारा जो प्लाज्मोडियम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ये भी एक पैरासाइट है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये जो होस्ट होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि कोई भी अगर पैरासाइट है, कोई भी पैरासाइट है, ठीक है, कोई भी अगर पैरासाइट है तो उसके दो होस्ट हो सकते हैं, दो तरीके के होस्ट हो सकते हैं बेसिकली। एक हो सकता है कि प्राइमरी होस्ट हो और एक हो सकता है सेकेंडरी होस्ट हो। तो जो प्राइमरी होस्ट होते हैं उनके अंदर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। और हो सकता है ये भी बोल सकते हो आप कि सेकेंडरी होस्ट जो हैं वो 2 या 3 नंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी होस्ट सिर्फ एक ही होगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या, अगर हम इस साइकिल के अंदर गौर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम के लिए प्राइमरी होस्ट की तरह काम करता है, बिकॉज उसी के जो गट है यानी कि जो मॉस्किटो की गट है उसी के अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ओके, अब हमने इस तरीके से बात कर ली कम्प्लीटली। अब मैं थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी की तरफ देख लेते हैं कि एक्जैक्टली हमने साइकिल समझ ली, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी को, अच्छे से रीड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीज़ के बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है या फिर सबसे पहला प्रोटोजोन डिसऑर्डर हमने उठाया है मलेरिया को। मलेरिया एक ऐसा डिसीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है या फिर प्रोटोजोन कैटेगरी के अंदर आता है। और ये प्रोटोजोन कैटेगरी जो है फर्दर वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आती है। जो है ये प्रोटोजोन कैटेगरी है ये हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको पूछते हैं इन शॉर्ट एग्जाम के अंदर कि प्लाज्मोडियम जो है जो मलेरिया फैलाता है, मलेरिया कॉज करता है बेसिकली, वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो आप बोल सकते हो कि वो प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे लिखा हुआ है कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी फर्दर स्पीशीज़ के नाम बताए हुए हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जिसमें कि भी स्पेसिफिकली प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मलेरिया कॉज करता है, बहुत ज़्यादा मेलेजेंट मलेरिया कॉज करता है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जो कि फेटल हो सकता है। यानी कि 3 स्पीशीज़ के नाम दे रखे हैं प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो होता है वो एक ऐसा टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम है, ऐसी स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की जो कि बहुत ज़्यादा मेलेजेंट मलेरिया कॉज कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेटल हो सकती है, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे की, लेट अस टेक अ ग्लेंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। Plasmodium enters the human body as sporozoites infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito. फीमेल देखो मेल जो होते हैं मेल मॉस्किटोज, चाहे वो एनोफेलस से हो या फिर एडीज हो या कोई सा भी हो, सारे के सारे जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ये लोग अपना खाना खाते हैं पेड़ों से, ठीक। इनका जो मेन फूड है ना, इवन फीमेल भी जो होती है वो मेन न्यूट्रिशन अपना लेती है पेड़ों से। लेकिन फीमेल इवन हमें खाने की होती है एग्जैक्टली, वो हमारी बॉडी से ब्लड निकलने आती क्यों है, बिकॉज उसे कैल्शियम की नीड होती है। अपने एग बनाने के लिए जो फीमेल होती है वो अपने एग बनाने के लिए हमारा ब्लड सक करने आती है, हमारा जो ब्लड है वो सक करने आती है। यही रीज़न होता है कि फ़ीमेल ही आती है हमारे पास, बिकॉज उसे अपने एग बनाने होते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करते हैं।
अब आगे की तरफ पढ़ते हैं. The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, RBCs, resulting in their rupture. The rupture of the RBCs is associated with release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह चीज़ें होती हैं. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary gland. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गट में होता है, मॉस्किटो की गट में होता है, लेकिन जब वो स्टोर होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर स्पोरोजोइट्स, तो वो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाता है. ठीक है. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into her body, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली बीमारी जो कॉज कर रहा है, जो प्रॉब्लम जो कॉज कर रहा है मलेरिया की, ये मॉस्किटो नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है प्लाज्मोडियम की वजह से. तो अब तक हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है मलेरिया के बारे में. अब हम आगे बात करने वाले हैं अबाउट द अमीबिक डिसेंट्री. तो आगे की तरफ बात करते हैं अमीबिक डिसेंट्री के लिए. अमीबिक डिसेंट्री एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगेन प्रोटोजोअन की वजह से ही होती है, प्रोटोजोआस की वजह से ही होती है. एक प्रोटोजोआ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग कैटेगरी हैं. जैसे मैंने बताया था आपको प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा किंगडम है, उसके अंदर फिर प्रोटोजोन्स आते हैं. इन प्रोटोजोन्स की फर्दर कैटेगरीज होती हैं या फिर टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं. उनमें से एक होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन. ठीक है, उसमें एक कैटेगरी होती है अमीबॉइड प्रोटोजोन. जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक होता है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे प्रोटिस्टा होता है. ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया. इसके अंदर फर्दर आता है प्रोटोजोआ. इसके अंदर फर्दर क्या आता है, उसके अंदर आता है फर्दर प्रोटोजोआ. फर्दर आता है प्रोटोजोआ. ठीक है, इसके अंदर फर्दर आता है प्रोटोजोआ. इस प्रोटोजोआ के अंदर फर्दर एक कैटेगरी आती है जिसको हम लोग फर्दर बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. इसको हम लोग बोलते हैं फर्दर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. ठीक है, तो ये जो अमीबॉइड कैटेगरी है, इसी के अंदर का एक मेंबर है जो कि ये अमीबिक डिसेंट्री या फिर अमीबॉइसिस नाम की बीमारी को कॉज कर रहा है. ओके, तो देख लेते हैं पहले कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है. Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the large intestine of human, which causes amoebic dysentery or amoeboisis. Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, and cramps, stools with excess mucus, and blood clots. अब मैं बता देती हूँ अभी तक की लाइन में हमने क्या पढ़ा. जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, फिर देन फर्दर प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, फिर देन फर्दर एक कैटेगरी आती है. अगर आपको स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन की कैटेगरी से बिलोंग करता है. ठीक, कौन बिलोंग करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. कौन बिलोंग करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो बिलोंग करता है. अब ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है एग्जैक्टली कहाँ पे जाके अटैक करता है, ये अटैक करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे. बेसिकली वही जो चीज़ हमने पढ़ी थी टाइफॉइड के लिए ना, कि टाइफॉइड जो था उसमें जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था वो जाकर के कहाँ पे अटैक करता था, वो एस फॉर सैल्मोनेला और एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक, और उसी तरीके से आप इजीली याद रख सकते हो. फिर उसके बाद उल्टा बना करके कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आकर के लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है. ठीक है, तो जो हमारा सैल्मोनेला है वो हमारे अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, और उसी जगह पे जो हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये अटैक करता है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर. वो बीमारी कॉज कर रहा था टाइफॉइड की, ये बीमारी कॉज कर रहा है हमारी अमीबिक डिसेंट्री की. ठीक है, अब उसी जगह पे जैसे हमने पढ़े थे, जो भी हमने पढ़े थे कि जिस तरीके से हमारा जिस तरीके से हमारा टाइफॉइड हो सकता था, उसी तरीके से काफ़ी हद तक हमारा जो अमीबिक डिसेंट्री वो भी हो सकती है. आपने अगर कोई कंटामिनेशन वाला खाना खाया है, आपने अगर कंटामिनेशन वाला पानी पिया है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोटोजोआ होगा पानी के अंदर, खाने के अंदर, तो आपको अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी. ठीक है, अब उसके अंदर कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें. ठीक है, तो सिम्टम्स देखो, कॉन्स्टिपेशन जो कि हमने वहाँ पे भी पढ़ा था. वहाँ पे हमने पढ़ा था स्टमक का पेन होता था. यहाँ पे बताया हुआ है एब्डोमिनल पेन. ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है एब्डोमिनल पेन, वहाँ पे बताया था स्टमक पेन. क्रैम्प्स, जो कि वहाँ पे एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन स्टमक पेन होता है. यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्रैम्प्स भी आएंगे, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्रैम्प्स, तो यहाँ पे याद रखना है. स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, वहाँ पे कोई भी ब्लड आने की बात नहीं थी,
फीसिस के अंदर, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, जब आपके स्टूल पास करोगे उसमें बहुत सारा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है, जैसा आपको जहाँ पे भी नाम दिख जाए ना डिसेंट्री का, जहाँ पे आपको नाम दिख जाए, चाहे वो सिंपल डिसेंट्री हो, देखो यहाँ पे ये दे रखी है अमीबिक डिसेंट्री, यहाँ पे प्रोटोजोआ बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में भी एग्जाम्पल दे रखे थे 3 का, एक तो डिसेंट्री देखा था, एक दे रखा था प्लैग का, और एक देखा था डिप्टेरिया का। तो जो 3 प्रॉब्लम्स थी उसमें डिसेंट्री दे रखा था। तो डिसेंट्री आपको कहीं पे भी नाम दिख जाए, आप हमेशा बोलोगे कि आपका जो फीसेस होंगे, आपका जो स्टूल पास होगा, उसमें ब्लड और म्यूकस तो डेफिनेटली आने वाला ही है। आप इतना अच्छे से ध्यान रखो। वहाँ पर जो डिसेंट्री देखा था वो बैक्टीरिया की वजह से होता था, और यहाँ पे जो डिसेंट्री हो रहा है ये हो रहा है प्रोटोजोआ की वजह से। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे स्टूल में बहुत सारा म्यूकस आएगा और साथ ही साथ में ब्लड क्लॉट्स भी आएंगे, ब्लीडिंग भी होगी साथ साथ में। एग्जैक्टली हमने इस तरीके से देख लिया कि एग्जैक्टली कौन सा जो हमारा प्रोटोजोआ है, नाम देख लिया हमने, मतलब कि कौन कॉज कर रहा है, एंटामीबिया हिस्टोलिटिका कॉज कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन और इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। सिम्टम्स बेसिकली ये वाले होंगे। एंड साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कि कंटेमिनेटेड फूड खाओगे या फिर कंटेमिनेटेड पानी पियोगे तो हो जाएगा, जिसके अंदर कंटेमिनेशन होगा किस वजह से, इसी प्रोटोजोआ की वजह से होगा। सेम चीज़ हम वहाँ देखते थे टाइफाइड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो एंटामीबिया हिस्टोलिटिका है, इसको खाने तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, या फिर पानी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, या फिर ये पानी और जो ये खाना है गंदा कैसे होगा। या फिर मान लो कि किसी ने खाना बनाने में गंदा पानी यूज़ भी किया है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो खाना बन रहा है वो गंदे पानी के साथ में बन रहा है, जिसमें ऑलरेडी एंटामीबिया हिस्टोलिटिका प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ उस पानी तक को कॉन्टेमिनेशन करने के लिए भी ये जो पर्टिकुलर प्रोटोजोआ है वो पहुँचा कहाँ से, मेन सवाल ये है। सेम गोज टू टाइफॉइड ऑल्सो, कि टाइफॉइड में भी कंटेमिनेशन होती थी, जिसमें हम वो इंटेक कर लेते थे वाला खाना या पानी जो कि कंटेमिनेटेड था, लेकिन वहाँ पर भी जो हमारा टाइफीम्यूरियम था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, वो कहाँ से पहुँचा, मेन क्वेश्चन यही आता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इन दोनों केसेस के अंदर जहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता था, यहाँ पे आकर के ये लार्ज इंटेस्टाइन पे आके इफेक्ट करेगा। मेन जो रीज़न है वो ये है, यहाँ पे जो एग्जैक्टली मेंशन है वहाँ पे मेंशन नहीं, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। लेकिन वो ये जो चीज़ें हैं ना, जो एग्जैक्टली कैरियर की तरह यहाँ पे काम करने वाला है, जैसे कि हमने मलेरिया में पढ़ा कि जो प्लाज्मोडियम था वो बीमारी कॉज करा, लेकिन उसमें वेक्टर का तरीके से काम करता था। कौन करता था, हमारा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। उसी जगह पे जब हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारा ये जो अमीबिक डिसेंट्री का कॉज है, या फिर हमारा जो टाइफॉइड था, वहाँ पर भी सेम वेक्टर हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका बेसिकली रोल प्ले कर रहा होता है। कौन रोल प्ले कर रहा होता है, मुस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाइज वहाँ पे रोल प्ले कर रही होती है। अब एग्जैक्टली होता कैसे, आप देखो ज़रा, ये जो हाउस फ्लाई है ये एक ऐसे इंसान की फीसिस में बैठी जिसके ऊपर ये एग्जैक्टली अमीबिक डिसेंट्री थी, या फिर जिसकी बॉडी के अंदर ये जो एंटामीबिया हिस्टोलिटिका था, या फिर उसमें इंसान को अमीबिक डिसेंट्री की प्रॉब्लम थी, उस इंसान की फीसिस पे बैठी। ठीक है, अब उसके बाद में इसने ये जो अपनी हाउस फ्लाई थी मुस्का डोमेस्टिका जो थी, ये एक पानी को जाके या फिर खाने को जाकर के कंटेमिनेट कर देगी, और फिर वो अगर जो कंटेमिनेटेड वाला पानी है या फिर जो खाना है वो एक नॉर्मल इंसान पिएगा तो उसको भी हो जाएगी प्रॉब्लम। यही सेम चीज़ टाइफाइड के अंदर भी होती है। ठीक है, तो उसी जगह पे मैंने क्या बताया कि जो हाउस फ्लाई है, ये जो हमारी हाउस फ्लाई है, ये एक मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है। ये हमारी एक मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है, जो कि एक प्रोटोजोआ को उठाती है एक जगह से और दूसरी जगह पे लेके चली जाती है। रीड कर लेते हैं ज़रा। House flies act as mechanical carriers and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection. ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम कॉज होती है। हमने सिम्टम्स देख लिए, एग्जैक्टली कौन सा कॉजेटिव एजेंट था, कौन मैकेनिकल कैरियर की तरह काम कर रहा था, वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली हेलमेंट्स के बारे में। हेलमेंट्स जैसे हमने देखे थे पहले भी, टेनिया सेजिनाटा, टेनिया सोलियम, जिसके नाम मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोग उसके जो कम्प्लीटली साइकिल है वो हम डिटेल में देखने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग मेनली ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हेलमेंट्स के बारे में दे रखा है। जैसे कि एक दे रखा है एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स एंड दूसरा दे रखा है वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई एंड वुचेरिया मलाई। तो इनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी एक लाइन का मतलब, और कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं अबाउट द एस्कैरियसिस, जो कि एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स फैलाता है। अब आपको पता नहीं होगा अगर, तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो हमारा एस्कैरियस है, एस्कैरियस क्या होता है, एस्कैरियस
क्या होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स या फिर एस्कैरिस जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये एक ऐसा हेलमेंथ है जो कि नीमाटोडा या फिर आप बोल सकते हो उसको ऐश के हेलमेंथ से बिलोंग करता है। ऐश के हेलमेंथ या फिर नीमाटोडा एक किंगडम है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। हमारा जो एनिमल किंगडम है एंटायरली, उसके अंदर नीमाटोडा या फिर ऐश के हेलमेंथ एक पर्टिकुलर फाइलम है, ना कि किंगडम है, सॉरी माय मिस्टेक। एनिमल किंगडम के अंदर एक पर्टिकुलर फाइलम है जिसको बोलते हैं हम नीमाटोडा या फिर ऐश के हेलमेंथ, ठीक है। कौन है, एस्कैरिस उसका एक मेंबर है। ऐश के हेलमेंथ का मतलब ऐश के हेलमेंथ का एक मेंबर है एस्कैरिस, ठीक है। और ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे कॉज कर रहा है एस्कैरिस की। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एस्कैरिस, द कॉमन राउंड वर्म एंड वोचेरिया, द फिलारियल वर्म are some of the helminths which are known to be pathogenic to men. Ascaris, an intestinal parasite, causes ascariasis. Symptoms of these disease include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passage. Exactly होता क्या है देखो, हम लोग अभी बताया गया है इस सेक्शन के अंदर जो हम हेलमेंथिक कैटेगरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वहाँ पे हमें दो मेनली हेलमेंथिक कैटेगरीज दे रखी हैं। एक दे रखा है अबाउट द एस्कैरिस एंड एक दे रखा है वोचेरिया के बारे में, ठीक है। अब पहले बात करना शुरू किया है हमारे एस्कैरिस के बारे में, एस्कैरिस जो प्रॉब्लम क्रॉस कर रहा है एस्कैरिस, उसके बारे में कि एस्कैरिस जो है वो हमारी एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है या फिर एक पैरासाइट है जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रिसाइड करता है। जैसे कि हमारा जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था वो हमारा कॉज कर रहा था प्रॉब्लम कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका था जो कि हमारी अमीबिक डिसेंट्री की प्रॉब्लम को कॉज कर रहा था, वो प्रॉब्लम का कॉज करता था, वो करता था प्रॉब्लम कॉज लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे एस्कैरिस का एग्जैक्टली नाम दे रखा है कि कंप्लीटली इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ठीक। और प्रॉब्लम को क्या फिर डिसीज़ जो है उसको एग्जैक्टली बोलते क्या हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्कैरियासिस, ओके। और जो हेलमेंथ है उसका एग्जैक्टली नाम क्या है, उसका नाम है एस्कैरिस, और अगर साइंटिफिक नेम देखोगे तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ओके। उसके बाद में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें, सिम्टम हमें देखने को मिलता है कि ये इंटरनल ब्लीडिंग करता है। यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि इंटेस्टाइन में भरा होता है एंड इंटेस्टाइन से इजीली मतलब बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो। मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा बिकॉज इंटेस्टाइन में है और यहाँ पे बहुत सारा जो पेन है एग्जैक्टली मसल्स के अंदर बहुत सारा पेन कॉज कर देगा। फीवर आएगा एक इंसान को, अगेन वही सेम रीज़न है, ठीक है। क्यों फीवर आएगा, आप सबकी सब प्रॉब्लम्स देखो, सबके अंदर आपको फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एक बाहर का पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर आया है तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी के अंदर फीवर कॉज होगा ही होगा, ओके। साथ ही साथ में हमें अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक। एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, जब आपका बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है ना, बिकॉज ये बहुत आपको इवन आप बोल सकते हो कि मैक्रोस्कोपिक काइंड ऑफ होते हैं, आपको इजीली नेकेड आई से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन में जब इनका नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है कि अंदर की तरफ यानी कि इंटरनल ही ब्लीडिंग होने लग जाती है इंसान के अंदर। मस्कुलर पेन होता है काफ़ी हद तक, फीवर होता है इंसान को और अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, फालतू में ही ब्लड का बहुत सारा लॉस हो रहा है इंटरनली। इस वजह से हमें बहुत सारी जो आरबीसी है बेसिकली उसका लॉस देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक। और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनीमिया की कंडीशन भी रेज हो जाती है, ओके। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं, वही सेम चीज़ जो हमने पढ़ी थी इन द केस ऑफ अमीबिक डिसेंट्री, वही सेम चीज़ काफ़ी हद तक इसके ट्रांसमिटेंस में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। वही सेम चीज़ जो एक इंसान जिसको प्रॉब्लम है, एस्कैरिसिस नाम की प्रॉब्लम है जिसको, उसके जो फीसेस पास होंगे, उसका जो स्टूल पास होगा बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर उसके जो स्टूल पास होंगे उसके अंदर ये जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हैं उसके एग होंगे। ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजेशन चल रहा है और कहाँ चल रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन चल रहा है जहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फीसेस के अंदर मतलब लाइक फीसेस के साथ में पास ऑन होंगे फीसेस से, ठीक है। अब ये अगर मान लेते हैं कि आप जहाँ पे फीकल मैटर का डिस्चार्ज करने जा रहे हो या फिर आपका जो डिफिकेशन का प्रोसेस है, अगर वो आप एक ओपन एरिया में कर रहे हो जहाँ पे आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे आपका जो वाटर है या जो आपका फीसेस है वहाँ पे पास ऑन नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये जो एग्स होंगे
ये जो एग्स होंगे ये ऑब्वियस सी बात है कोई मैकेनिकल कैरियर के साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, या फिर आपके डायरेक्टली ये जो आप फीकल मैटर को जो आप डिस्चार्ज कर रहे हो, अगर आप किसी ओपन एरिया में कर रहे हो, किसी ओपन पिट में कर रहे हो, वहाँ पे पानी का कुछ कांटेक्ट है, या फिर इवन आप सॉइल में भी कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो एग्स हैं वो सॉइल को कंटामिनेट करेंगे और डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएंगे आपके फूड के साथ में, आपके पानी के साथ में। इस वजह से जो टॉयलेट्स हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बिकॉज टॉयलेट्स पहली बात तो ये जितने सारे प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं इस वजह से ही काफ़ी हद तक हो रही है, बिकॉज कंटेमिनेशन पानी का खाने का बहुत ईजिली हो जाता है, इस वजह से टॉयलेट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एग्स हैं ये आपकी फीकल मैटर के साथ डिस्चार्ज होंगे, और डिस्चार्ज अगर मान लो आप सॉइल में कर रहे हो या फिर आप उसके आसपास पानी है या फिर जो प्लांट्स हैं या जो भी फूड है या जो भी चीज़ है वो आपकी इन्फेक्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उस ख़राब खाने को, कंटेमिनेटेड खाने को या फिर पानी को इनटेक करेगा तो उसके अंदर भी सेम ये एस्कैरिस का जो ये साइकिल है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाएगा, उसको भी इसी तरीके की जो ये एस्कैरिसिस नाम की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे की चीज़ रीड कर लेते हैं बस। तो आगे आता है अ हेल्दी पर्सन acquires this infection through contaminated water, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। जैसी चीज़ हमने पढ़ी थी अमीबिक डिसेंट्री के केस के अंदर वही सेम चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जब इसको हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होता किस तरीके से है, ठीक है। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं अबाउट द एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस नाम की प्रॉब्लम के साथ में, जो कि कॉज करता है वुचेरिया। अब जैसे हमने बात की थी अबाउट द हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये सारे के सारे अलग अलग स्पीशीज़ थी। वैसे ही जो वुचेरिया नाम की एक बड़ी कैटेगरी है, फिर वुचेरिया नाम का जो बड़ा सा जीनस है उसके अंदर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, वुचेरिया मलाए नाम के 2 स्पीशीज़ हैं जो एग्जैक्टली ये एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस नाम की प्रॉब्लम को कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रीड करना शुरू करते हैं। पहले तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, वुचेरिया मलाए, द फिलेरियल वर्म्स cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years। अब पहली बात तो मैंने बता दिया था आपको काफ़ी हद तक कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एग्जैक्टली बिलोंग कौन से फाइलम से करते हैं, ऐश के एलिमेंट्स, ठीक है। वही सेम फाइलम से ऐश के एलिमेंट या फिर नीमाटोडा से बिलोंग करते हैं वुचेरिया। जो वुचेरिया है वो भी सेम उसी फाइलम या फिर जो ये नीमाटोडा वाली कैटेगरी है या फिर जो हमारी ऐश के एलिमेंट्स वाली कैटेगरी उधर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं ज़रा हम लोग, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली होता कैसे है ये जो फिलहाल ये इसका जो ये वर्म है जो विचेरिया एग्जैक्टली होता है, ये जो एस्केलमेंथ की कैटेगरी में ये जो वर्म आता है, ये इस वर्म को कॉमनली हम लोग फिलेरियल वर्म बोलते हैं, और उसी जगह पे जो हमारा जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है उसका कॉमन नाम था एस्कैरिस बोल लो आप या तो कॉमनली, या फिर आप बोल सकते हो राउंड वर्म आप उसको एग्जैक्टली कॉमनली बोल सकते हो। वैसे ही यहाँ पे जो विचेरिया है इसका कॉमन नेम है फिलेरियल वर्म, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि जो फिलारियल वर्म है वो किसी इंसान के अंदर अगर जाएगा तो वो धीरे धीरे, क्रॉनिक का मतलब ऐसे होता है कि धीरे धीरे आपका जो लोअर लिम्फेटिक सिस्टम है, लोअर लिम्स हैं, आपका जो ग्रॉइन एरिया है, इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता चला जाएगा, बिकॉज ये क्या करता है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है 2 तरीके के होते हैं, एक तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, उसमें से ही कहीं ना कहीं एक लिम्फेटिक सिस्टम और होता है, तो उस लिम्फेटिक सिस्टम में जाके अटैक करता है और वहाँ पे धीरे धीरे करते करते बहुत साल के साल क्रॉनिक इन्फेक्शन की तरह से इन्फ्लेमेशन कॉज करता रहता है, ठीक। अब उसके बाद में एग्जैक्टली होता कैसे है, जैसे हम लोग रीड कर लेते हैं कम्प्लीटली। आगे चीज़ें होती कैसे हैं, आगे होता है कि chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limb, and the disease is called elephantiasis और filariasis। exactly होता क्या है, हमारा जो लोअर लिम्ब वाला एरिया होता है या जो हमारा ग्रॉइन रीजन है, जो हमारा जेनेटल ऑर्गन्स है, बेसिकली जो हमारे जेनेटल ऑर्गन्स है, हमारा जो लोअर लिम्ब वाले एरिया है वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स प्रॉपरली रन कर रही होती है, ठीक है, ताकि बिकॉज हर जगह पे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना होता है हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक, तो वहाँ इस वजह से लिम्फेटिक सिस्टम अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल है एंड ये सारी चीज़ें हैं। सो उसी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर जब ये वुचेरिया, चाहे वो मलाए हो चाहे वो बैनक्रॉफ्टाई हो, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो डायरेक्टली ये हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, स्पेसिफिकली लोअर लिम्स का जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस वाले पार्ट पे जाके अटैक करता है और वहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे साल के साल ये एक
मतलब एक ऐसा डिसीज़ नहीं जो कि बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा या फिर उसके सिम्टम्स आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। बहुत साल के साल धीरे धीरे करते करते आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा आपको, बिकॉज जो हमारा लोअर लिम्फ वाला एरिया है, जो लोअर लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा लोअर लिम्फेटिक सिस्टम है, वहाँ पर वोचेरिया बैनक्रॉफ्टाई ने अपना अटैक कर दिया है। वहाँ पे धीरे धीरे करते करते इन्फ्लेमेशन होती चली जाएगी, ठीक। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते क्या है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, फिर इस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, इस इंसान के अंदर जैसे आप ये वाला लेग देख सकते हो उसका, और ये वाला लेग देखो, कंप्लीटली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक अलग अलग हो गई हैं। डिफॉर्मिटी आ गई कि इंसान के अंदर, उसका जो नॉर्मल पैर है, उसका जो इन्फेक्टेड पैर है, उसमें काफ़ी तक प्रॉब्लम देखने को मिली, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है। और इस वाले पैर को आप बोल सकते हो कि नॉर्मल पैर है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जेनाइटल ऑर्गन है, हमारा जो लोअर लिम्फ वाला एरिया, एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि जो हमारा लोअर पार्ट वाला लिम्फेटिक सिस्टम है, जहाँ पे जो लोअर पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, वहाँ पर एग्जैक्टली अटैक होता है। तो जहाँ जो ऑर्गन्स वहाँ पे आती हैं, जहाँ पे ये लिम्फ जा रहा होता है, वहाँ वाली ऑर्गन अफेक्ट हो जाती है। जैसे कि जो जेनाइटल ऑर्गन है वो लोअर लिम्स हैं वो, ओके। और इस वजह से ही बिकॉज इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस वजह से हमें ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़, ऑर्गन की डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके आगे पढ़ते हैं, द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स था वो कंटामिनेटेड पानी के साथ में जाता था हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन उसी जगह पे जब हम बात करते हैं वोचेरिया के लिए, तो वोचेरिया जो है वो एक फीमेल, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉस्किटो जो वेक्टर होती है वो फीमेल ही होती है यहाँ पे इस केस के अंदर। तो ये फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम इस केस के अंदर क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो होती है, मतलब बेसिकली ऑब्वियसली होता है मेल भी होंगे इसके अंदर, फीमेल भी होगी। तो उसमें जो फीमेल मॉस्किटो है क्यूलेक्स वाली कैटेगरी की, या जो क्यूलेक्स जीनस की, या फिर क्यूलेक्स स्पीशीज़ बेसिकली आप बोलो डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो एक क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है फीमेल वाली, वो आकर के मेनली इंसान पे आके अटैक करती है क्या, उसको बाइट करती है बेसिकली, ताकि उसको अपना जो कैल्शियम का न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले सके, ताकि उसको एग का फॉर्मेशन करना होता है इस वजह से। तो उसको पता नहीं है, उसको खुद को भी नहीं पता, बिकॉज वो वेक्टर की तरह काम कर रही है। और वो आकर के सिंपली, जैसे हमारा मलेरिया का केस था, वैसे ही यहाँ पे आकर के ये जो वोचेरिया नाम का जो हेलमिंथ है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके चली जाती है, और इस तरीके से एक इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। तो आज हमने बात कर लिया कम्प्लीटली अबाउट द हेलमिंथ कैटेगरी और अबाउट द प्रोटोजोन कैटेगरी। कल हम बात करेंगे अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।